नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है अदिति। जाकिर नाइक फिलहाल 2 से 3 हफ्ते तक भारत नहीं लौटेगा। सऊदी अरब से अफ्रीका जाने की तैयारी कर रहे जाकिर ने सफाई दी है कि आतंकवाद और हिंसा का समर्थन वो नहीं करता है। उसके बयान को हिंसा के लिए इस्तेमाल करना गलत है। हर तरह की जांच में वो सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, ये कहना है जाकिर नाइक का। साथ ही जाकिर नाइक ये भी कह रहा है कि भारत सरकार ने मुझसे यानी उससे कोई संपर्क किया नहीं है और उसके ऊपर लगे आरोपों का वो जल्द ही जवाब देगा। मुंबई में मंगलवार को होने वाली जाकिर नाइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। जाकिर के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक जाकिर ने फिलहाल भारत आना टाल दिया है। हालांकि संगठन ने जल्द ही जाकिर की भारत वापसी का दावा किया है। जांच शुरू हो गई है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्रोसेस अपने आप से कंप्लीट होने देंगे और फिर जब उनको मुनासिब लगे तब वो आ जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक जाकिर नाइक को सऊदी अरब से आज मुंबई लौटना था। मुंबई पुलिस की टीम मजगांव के जैस्मिन अपार्टमेंट में जाकिर के घर जाकर छानबीन कर चुकी है। कैमरे पे सामने आकर बात करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस की जो पूरी टीम है, एक यूनिट है, उसको यहाँ पे बाकायदा घर के सामने लगा दिया गया है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। ISIS के हैदराबाद मॉड्यूल के सरगना ने भी खुद को जाकिर नाइक से प्रभावित बताया है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों और विदेश से मिल रही फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान की आतंकी टोली सदमे में है। पाक अधिकृत से मातम मनाए जाने का वीडियो सामने आया है। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन मुजफ्फराबाद में मातम के लिए आयोजित सभा में मौजूद थे। हाफिज सईद अपने साइबर सेल के गुर्गों के साथ सभा में पहुंचा था। हाफिज ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला और पाक सरकार से भारत विरोधी गतिविधियां तेज करने को कहा। आतंकी बुरहान की मौत ने पाकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया। पाक PM की दफ्तर से जारी बयान में बुरहान की मौत पर अफसोस जताया है। विदेश से और पाकिस्तान की मट्टी से इस प्रकार के आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। POK में बुरहान वानी की मौत पर आयोजित मीटिंग के स्टेज में उसके समर्थन में पोस्टर भी चिपकाए गए थे। पाक PM नवाज शरीफ के दफ्तर की ओर से जारी बयान में आतंकी बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताया गया है। पाकिस्तान ने भारत को मानवाधिकार के नियमों का पालन करने की भी नसीहत दी है। पाक PM नवाज शरीफ के बयान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी है। कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए गृह मंत्रालय ने आज 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी पार्टियों से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने आज कश्मीर के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर घाटी में तीसरे दिन भी तनाव बरकरार है। कश्मीर के 11 जिलों में कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। 3 दिन से रुकी अमरनाथ यात्रा आज बहाल कर दी गई है। And the central government and Kashmir government, we are working together. स्टैंडर्ड यात्री हैं या व्हीकल्स हैं रामबन से लेकर कठुआ तक, आज हम कोशिश करेंगे उनको क्लियर करने का। राज्य की CM महबूबा मुफ्ती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने भी शांति बहाली में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। कश्मीर में तनाव की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे और रेल सेवा बंद पड़ी है। दक्षिण कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। तनाव की वजह से एयर इंडिया ने टिकट रद्द कराने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लेने की घोषणा की है। कश्मीर घाटी में जरूरी सामान की किल्लत होने लगी है। लोगों को शादी के आयोजन भी रद्द करने पड़े हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 30 और कंपनियां कश्मीर भेजी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किए जाने की बात कही। आतंकियों के खिलाफ सख्ती का उन्होंने समर्थन किया।
कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट ने घोटाले के सह आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को। सुरेश सिंघल ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर सरकारी गवाह बनने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने उन सभी लोगों से पूछताछ की भी इजाजत दे दी है जिनके नाम सुरेश सिंघल ने बयान दर्ज कराने के दौरान लिए थे। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में सुरेश सिंघल से हुई पूछताछ की जानकारी दी थी। सीबीआई ने सुरेश सिंघल से मिले अहम दस्तावेज दिखाकर उनको सरकारी गवाह बनाने पर जांच में मदद मिलने की दलील दी थी। सुरेश सिंघल को भी कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सह आरोपी बनाया गया है। सुरेश सिंघल ने अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक मामले में अहम जानकारी और सबूत होने का दावा किया है। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नवीन जिंदल और पूर्व कोयला राज्य मंत्री नारायण राव समेत 10 लोगों और 5 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। एक दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार समेत 7 आरोपियों को सीबीआई की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। सीबीआई ने रिमांड के लिए 8 जुलाई को आरोपियों के ठिकाने से छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर पूछताछ का हवाला दिया। भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र कुमार के अलावा केजरीवाल के कार्यालय में उप सचिव तरुण शर्मा, कुमार के करीबी सहयोगी अशोक कुमार और एक निजी कंपनी के मालिक संदीप कुमार और दिनेश कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक पीएसयू के मौजूदा एमडीआर एस कौशिक और पूर्व एमडी जी के नंदा भी सीबीआई की गिरफ्त में है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए, करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। सीएम दफ्तर में तैनात उप सचिव तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी आरोपों के घेरे में है। आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया था। रविवार को कोर्ट ने राजेंद्र कुमार समेत 7 आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मणिपुर की एक लड़की ने दिल्ली के आजिया एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक के दौरान नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। मणिपुर की रहने वाली मोनिका के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने पासपोर्ट देखकर उनके भारतीय होने पर सवाल उठाए। मोनिका के मुताबिक अधिकारी ने घूरते हुए कहा कि इंडियन तो नहीं लगती हो। मोनिका ने आपबीती फेसबुक पर पोस्ट की। पीड़ित परिवार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोनिका से माफी मांगी और गृह मंत्री से बात कर कार्रवाई का भरोसा दिया। Unfortunate that my sister, who is carrying an Indian passport with her, has been frequently, asked by the immigration officer on her nationality. दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर ने बदसलूकी किया है, ऐसा रिपोर्ट आए हैं। तो हमने डिटेल्स मंगाया है कि अगर डिटेल्स सामने आ जाते हैं तो उसका कार्रवाई होगा। मोनिका खान गेम्बम की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने जांच के दौरान कई बेतुके सवाल पूछे। अधिकारी ने मोनिका से पूछा कि मणिपुर के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है। इमिग्रेशन अधिकारी ने मोनिका से यह भी पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं। मोनिका के मुताबिक सवाल पूछते वक्त दूसरे काउंटर पर खड़ी महिला हंस रही थी। मोनिका ने कई बार अधिकारी को देर होने का हवाला दिया, लेकिन फिर भी अधिकारी की कथित पूछताछ जारी रही। मणिपुर की मोनिका खान बेगम फिलहाल एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सियोल गई है। 15 दिन बाद भारत लौटेगी। मध्य प्रदेश, आसाम समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से मरने वालों की तादाद 22 पहुंच चुकी है। भोपाल में आज फिर से बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बाढ़ के हालात भयावह बने हुए हैं। सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। असम के जोरहाट में भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुल बहने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 25,000 से ज्यादा घर पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। 18,000 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की 40 टीमें भेजी गई हैं। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोल्हापुर में पिछले 24 घंटों के अंदर 90 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता से उन्होंने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते हुए। केन्या में आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केन्या के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा की। शानदार स्वागत के लिए आभार जताया। दुनिया के किसी देश ने, किसी देश के मुखिया ने उनके देश में जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक शिकायत तक मुझे नहीं की। जाम्बो नमस्कार। केम छो? सत श्री अकाल। नमस्कारम। पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे के पहले पड़ाव में भारत ने मोजाम्बिक के साथ दाल खरीद समेत 3 समझौते किए। इसके बाद पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने समेत 4 अहम समझौते हुए। दक्षिण अफ्रीकी देशों के दौरे के तीसरे पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे। दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने समेत 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को 4 अफ्रीकी देशों के 5 दिनों के दौरे पर रवाना हुए। कर्नाटक में डीएसपी कौशलप्पा गणपति की खुदकुशी को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौरा आज विधानसभा तक पहुंच गया। बेंगलुरु में बीजेपी ने विधानसभा के अंदर डीएसपी की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। डीएसपी के परिवार ने भी कोडागू में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी पत्नी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री केजे जॉर्ज, एडीजी एके प्रसाद और आईजी प्रणब मोहंती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। The attitude of this government, to close the entire issue and to protect the culprits. They are making politics. They are not mounting pressure. डीएसपी कौशलप्पा गणपति ने 7 जुलाई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में डीएसपी ने कर्नाटक के एक मंत्री, उनके बेटे और 2 पुलिस अधिकारियों को मौत का जिम्मेदार बताया था। बेंगलुरु के 6 साल पुराने एक एनकाउंटर केस में कौशलप्पा गणपति के खिलाफ जांच चल रही थी।